हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अचीवर्स हब। मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि बिज़नेस स्टडीज़ में हमारे जो क्वेश्चंस हैं मोस्टली एग्ज़ाम्स में वो केस स्टडीज़ आती है। तो दिस इज़ वीडियो ऑफ केस स्टडीज़ फॉर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर आपने नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के पार्ट्स नहीं देखे जिसके अंदर हमने कॉन्सेप्ट ये पूरा चैप्टर समझाया हुआ है, तो पहले आप वो देख लीजिए, तभी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है ज़्यादा। अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम हो सकती है इसके लिए। हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि केस स्टडीज़ कैसी आती है इस चैप्टर के लिए और उसको हमें कैसे सॉल्व करना है। होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केस स्टडीज़ फॉर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ केस स्टडीज़? केस स्टडीज़ में क्या होता है कि वहाँ पर वो कोई हमें केस या यूँ कहो कि सिचुएशन दे देंगे और वहाँ पर उस सिचुएशन में वो कोई भी हमसे क्वेश्चन पुट कर देंगे कि इस सिचुएशन के अंदर क्या चीज़ है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है कि एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर केस स्टडीज़ मिलेंगे आपको। इसमें थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा नहीं है ना कि इसके अंदर क्या है, तो आप केस स्टडीज़ को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें डायरेक्टली कुछ भी नहीं पूछा होगा। लाइक वो फीचर्स दे देंगे आपको केस स्टडीज़ के अंदर और पूछेंगे किस चीज़ के फ़ीचर है, या फिर आपको कोई काम दे देंगे और बोलेंगे कि आपको इसके फ़ीचर्स बताने हैं। तो कुछ भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसलिए आपको इम्पोर्टेंट होगा कि आप कॉन्सेप्ट को ज़्यादा अच्छे से समझें। अगर आपने खाली डेफिनेशन रट के चले गए, जैसे डेफिनेशन लर्न करके मैनेजमेंट की लर्न कर ली और फीचर्स लर्न करके चले गए हैं, लेकिन आपने उसके अंदर का कुछ भी नहीं पढ़ा और केस स्टडीज़ आ गई ऐसी कि वो कोई भी एक सिचुएशन दे देंगे और उसमें पूछ लेंगे कि इस सिचुएशन के अंदर मैनेजमेंट की कौन सी फ़ीचर दिख रहा है, तो आपको ऐसे नहीं पता चलेगा। तो आप हमारी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और जो फोर्थ पार्ट है हमारे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का, वो प्लीज़ देख लीजिएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम स्टार्ट करते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि किस टाइप की केस स्टडीज़ के क्वेश्चंस होते हैं। First question is, Hero Limited targets is to produce 20,000 shirts per month at the cost 150 per shirt. The production manager could achieve this target at a cost 170 per shirt. यानी जो इन्होंने क्या बोला है कि हमारे एक हीरो लिमिटेड है, उनका जो टारगेट है वो क्या है कि उन्हें 20,000 शर्ट बनानी है एक मंथ के अंदर, और कॉस्ट कितनी होनी चाहिए उनकी 150 पर शर्ट। जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो टारगेट अचीव कर तो लेता है, लेकिन वो कितने पे करता है 170 शर्ट पे, मतलब पर शर्ट उसका कितना खर्चा आया है 170। अब क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है, डू यू थिंक द प्रोडक्शन मैनेजर इज़ एफिशिएंट, गिव रीज़न इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो आप इसमें देख रहे हैं कि इन्होंने हमें एक सिचुएशन दे दिया। अब इसके अंदर इन्होंने पूछ लिया है कि क्या जो मैनेजर है वो एफिशिएंट है या नहीं है। अब मैंने आपको इसमें दो टर्म्स बताई थी, एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव। तो आपको दोनों में याद होगा कि एफिशिएंट का मतलब होता है जिसके अंदर हम कॉस्ट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, और इफ़ेक्टिव का मतलब होता है जहाँ पे हम टाइम पे काम कंप्लीट करते हैं, टाइम पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि उसे 150 शर्ट के लिए बोला गया था और उसने बनाई कितनी है 170 पर शर्ट, तो इसलिए ये एफिशिएंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूर ग्रैंडफादर हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन इन विच ही रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्लान्स डेवलप्ड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट ही वॉज वर्किंग, स्टेट वन मोर फंक्शन परफॉर्म्ड बाय दिस लेवल। मैंने आपको बताया था सब क्वेश्चन आ जाएगा कि वो कोई भी हमें फंक्शन दे देंगे और पूछ लेंगे कि किस मैनेजमेंट मतलब कौन से लेवल का मैनेजमेंट का फंक्शन है। तो इन्होंने क्या बोला है भाई, जो ग्रैंडफादर है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस लिए रिस्पॉन्सिबल थे कि वो प्लान्स को इम्प्लीमेंट करते थे जो टॉप वालों ने बनाया होता था। अब आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जो टॉप लेवल वालों ने बनाया हुआ होता है उसको जो इम्प्लीमेंट करता है वो कौन करता है, हमारा मिडल लेवल। ठीक है, और उसकी एक और जो हमारी फंक्शन हो गया वो क्या हो गया कि एक तो प्लान्स को इंटरप्रेट करता है और दूसरा किसको इंटरप्रिटेशन करता है, वो पॉलिसीज़ का भी करता है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, Grey Limited is facing a lot of problem these days. The cost margin is declined day by day. The production manager is blaming the marketing department, whereas marketing department is blaming production department for not maintaining the quality. Finance department is blaming the both. क्या सिचुएशन दिया इन्होंने भाई, एक ग्रे लिमिटेड है वो क्या कर रहा है, वो प्रॉब्लम फेस करता जा रहा है डे बाय डे। जो उनकी कॉस्ट मार्जिन है वो भी धीरे धीरे घटती चली जाती है, और जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है वो एक दूसरे को ब्लेम करे जा रहे हैं, मार्केटिंग वाला प्रोडक्शन को, फाइनेंस वाला, दोनों को, ये सब।
क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है इसके अंदर, विच एक्सपेक्ट ऑफ मैनेजमेंट डू यू थिंक इज़ लेकिंग इन द अबव सिचुएशन। अब आप खुद सोचिए, अगर कोई काम हमें टारगेट अचीव करना है, वहाँ पर हम एक दूसरे को ब्लेम कर जा रहे हैं, तो क्या चीज़ ले क्या वहाँ पर, कोऑर्डिनेशन। तो वहाँ पे क्या चीज़ हमारी मिसिंग हो रही है, कोऑर्डिनेशन। और उसका जो इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट। आप इसकी इंपॉर्टेंस बता दीजिए। हम पिछले पार्ट्स में पढ़ चुके हैं, आपको ना याद हो तो आप एक बार वो पार्ट्स देख सकते हैं। इम्पोर्टेंस कौन कौन सी हो गई, साइज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन, स्पेशलाइजेशन, इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अब मैं आपको इसको ऐसे ही बता देती हूँ। जो XYZ है एक प्राइवेट लिमिटेड, वो क्या है, एक रिमोट विलेज में उन्होंने अपनी जो कंपनी है वो खोली है। वहाँ पर अब वो क्या ध्यान देते हैं कि भाई यहाँ पर जो उनका प्रॉफिट है वो सफिशिएंट हो पा रहा है, तो फिर इसलिए वो ये बात सोचते हैं कि हम यहाँ पर लोगों को और ज़्यादा मतलब अपना काम बढ़ाएंगे, लार्जर स्केल पर काम करेंगे, और जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं विलेज में उनके लिए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ देंगे उनको, और यहाँ पर हम स्कूल ओपन भी करेंगे ताकि जो चिल्ड्रंस है उनको अच्छी एजुकेशन मिल पाए और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़े। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है इसका, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट डिस्कस। अब यहाँ पे कौन सा मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव शो हो रहा है। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि वो सोशल वर्क कर रही है, तो एक आ गया हमारा यहाँ पर सोशल ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन इसमें, स्टेट एनी 2 वैल्यूज विच द कंपनी वांटेड टू कम्युनिकेट द सोसाइटी। कम्युनिकेट क्या करना चाह रही है ये कंपनी जो काम कर रही है, एक तो वो क्या कर रही है, हमारा जो रूरल एरिया है उसको अपलिफ्टमेंट कर रही है, यानी लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और नेक्स्ट है सोशल वेलफेयर कर रही है विद इंक्रीज इन देयर प्रॉफिट, मतलब अपना प्रॉफिट भी साथ साथ बढ़ा रही है और सोशल वेलफेयर भी कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, आपको बता देती हूँ मैं कि भाई एक सर्कस है, वो इंटरनेशनली शो ऑर्गेनाइज कर रहा था काफ़ी सालों से, 30 ईयर्स से। अब वो धीरे धीरे क्या देख रहे हैं कि भाई उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो धीरे धीरे घटती चली जा रही है। तब उन्होंने चीज़ों को एनालाइज करा, तो उन्होंने सोचा कि भाई कि हमें कुछ ना कुछ नेसेसरी चेंजेस लाने की ज़रूरत है ताकि हम दोबारा से पॉपुलैरिटी को गेन कर सकें। अब यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, आइडेंटिफाई विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इज़ रिफ्लेक्टेड इन द अबव सिचुएशन। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है, एक तो आपको याद होगा मैंने आपको डायनामिक नेचर पढ़ाया था कि सिचुएशन के साथ साथ हमें अपने बिजनेस में धीरे धीरे चेंज करते रहना चाहिए, तभी हमारा जो बिज़नेस है वो सर्वाइव कर पाएगा। तो फर्स्ट में आ गया हमारा डायनामिक नेचर एंड सेकेंड इज़ गोल ओरिएंटेड, यानी वो अपना गोल भी देख रहे हैं कहीं ना कहीं। विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज़ इंडिकेटेड हेयर। अब कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट यहाँ इंडिकेटेड है, एक तो प्लानिंग, चीज़ों को प्लान कर रहे हैं वो, और कंट्रोलिंग में मैंने आपको बताया कि हम बाद में चीज़ों को एनालाइज करते हैं, अपने जो हमारा एक्चुअल रिज़ल्ट आया है उसको डिज़ायर रिज़ल्ट से मैच करके देखते हैं कि कहाँ हमें कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स और मेजर्स हमें लेने हैं, तो वो हमारा कंट्रोलिंग के अंदर आता है। तो इसके अंदर ये 2 फंक्शंस हमारे आ गए। अच्छा, यहाँ पर अब आई गए तो मैं आपको एक बार फिर से याद दिला रहा हूँ, मैनेजमेंट के फंक्शन कौन कौन से हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये आपको मतलब लाइंस में याद रखना ज़रूरी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट। एक फेमस डॉक्टर है, वो क्या करता है, जो उसके जो पेशेंट है उससे बहुत ज़्यादा फीस लेता है हाई, और जो पुअर पेशेंट आते हैं उनको चेक भी नहीं करता, ट्रीट नहीं करता बिना चार्जेस के, और जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है उनको ज़्यादा अटेंशन पे करता है, और जो कंपनी होती है हमारी, ये जो इसकी केमिस्ट की कंपनी है जो सारी, ये क्या करता है, इससे गिफ्ट्स वगैरह लेता है, कमीशन वगैरह लेता है। एक सिचुएशन दे दी। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि क्या ये अपने प्रोफेशनल बिहेवियर को डॉक्टर दिखा रहा है, डज ही फॉलो द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द डॉक्टर्स। तो आपको क्या लगता है, आप खुद सोचिए, डॉक्टर का सबसे पहला काम क्या होता है, या किसी भी प्रोफेशनल का सबसे पहला काम क्या होता है प्रोफेशन का, कि हम सबसे पहले हमारा सर्विस मोटिव हो, हमें सर्विस प्रोवाइड करनी है अपनी सोसाइटी को। तो क्या ये चीज़ कर रहा है, नहीं कर रहा, इसलिए ये अपने कोड ऑफ कंडक्ट जो एक डॉक्टर्स के होते हैं, एक प्रोफेशन के है, वो ये नहीं निभा रहा है। तो द डॉक्टर डिसओबे द प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट एज ही इज़ नॉट फुलफिलिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ठीक है, तो होप आपको समझ में आएगा कि केस स्टडीज़ क्या होते हैं और किस टाइप के आते हैं, तो आप एबल हो पाएंगे। अब अगर आपको थोड़ी बहुत कोई केस स्टडीज़ आप अपने बुक्स वगैरह से या कहीं प्रैक्टिस करके देख सकते हैं कि आपको समझ आ रहा है या नहीं। बाकी आपको कोई भी इस चैप्टर से रिलेटेड हमसे डाउट हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे जुड़कर हमें डीएम करके बता सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करेंगे। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से हमें फॉलो कर सकते हैं।
और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।